नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं। आज हम वीडियो देखेंगे डे 5, 5वां दिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने लास्ट वाले वीडियो में संपत्ति और कल्याण के बारे में देखा था। आज हम यहाँ पर उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है। एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट हो, इस तरह वस्तु या सेवा को उपयोगी स्वरूप दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी परिभाषा है, आमतौर पर कहें तो उपयोगिता का गुण का सर्जन, मतलब तुष्टि गुण का सर्जन करने की प्रक्रिया, अर्थात क्या होता है? उत्पादन। जो वस्तुएं बनाई जाती है, जिनका उत्पादन होता है, आवश्यकताएं जिन वस्तुओं से संतुष्ट होती है, जिन सेवाओं से संतुष्ट होती है, उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लकड़ी का उदाहरण दिया है। मान लो कि एक पेड़ है, तो पेड़ की कीमत तो कम है, पेड़ को काटा गया। अब पेड़ को काटने के बाद उसके अंदर से खिड़की, दरवाजा, कुर्सी, टेबल, बेड, बेंच इत्यादि बहुत सारी चीजें बनाई गई, तखत वगैरह बनाया गया, अलमारी वगैरह बनाई गई। लेकिन ये सारी चीजें बनाने में ऊपर की जो पतली पतली डालियां थी, लकड़ियां थी, पेड़ के छिलके थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, इसको हम फेंक थोड़ी देंगे। इसका भी कहाँ उपयोग होगा? ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। स्थान, स्वरूप और समय बदलने से वस्तु के तुष्टि गुण में तथा उपयोगिता मूल्य में बढ़ोतरी होती हो तो यह उत्पादन प्रक्रिया है। क्या है? स्थान बदलने से, स्थान, स्वरूप और समय बदलता है। पेड़ बगीचा में था, जंगल में था, उसको काट कर कुर्सी, टेबल, खिड़की, दरवाजा बना दिया गया और शोरूम में लाकर उसको बेचा जा रहा है। तो देखो, उसका स्थान बदल गया, जंगल से शोरूम में पहुंच गया। ठीक है, अब लोग उसका उपयोग करते हैं, जिससे लोगों को क्या मिलता है? तुष्टि गुण मिलती है। उसका उपयोगिता मूल्य बढ़ने लगा, पेड़ की कीमत में बहुत सारी चीजें बनाई गई, बहुत सारा लाभ हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है? उत्पादन प्रक्रिया है। जैसे कि आप एक ट्रैक्टर खरीद कर लाए, तो ट्रैक्टर उत्पादन प्रक्रिया में मदद रूप होता है, उत्पादन में मदद रूप होता है। आप अपना भी खेत की मिट्टी पलटते हैं, दूसरे की भी खेत में जुताई करते हैं, तो साथ में उससे आय भी प्राप्त करते हैं। आपके पास साधन भी है और आय भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में? उत्पादन प्रक्रिया में मदद करने वाले विषय को क्या कहते हैं? उत्पादन के साधन कहते हैं। अब उत्पादन के 4 साधन। कितने साधन? 4। जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक। अब सोचो, चारों अगर 4 दिशा में हो, एकजुट ना हो, तो किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नियोजक जो है वो संचालक का कार्य करता है, मालिक का कार्य करता है। नियोजक अपनी हथेली पर जमीन, पूंजी और श्रम को रख कर कार्य करने और करवाने की शक्ति और क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ हम आगे देखते हैं। उत्पादन के जो परिबल दिए हुए हैं, जो साधन दिए हुए हैं, वो सबसे पहले दिया हुआ है जमीन, मतलब भूमि। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहले भूमि क्या है, जमीन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आपने पहले पढ़ा होगा, देखा होगा कि जमीन के ऊपरी परत पर जो एक मिट्टी की परत पपड़ी वाली होती है, उसे क्या कहते हैं? जमीन कहते हैं। सामान्य व्यवहार में ऊपरी सतह पर जो मानव निवास करता है, उसे क्या कहते हैं? जमीन कहते हैं, ऊपरी सतह को। किंतु अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार बताया गया कि उत्पादन में मदद रूप होने वाले प्राकृतिक परिबल को जमीन कहते हैं। उत्पादन में मदद रूप होने वाले प्राकृतिक परिबल को क्या कहते हैं? जमीन। जैसे हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जलवायु। किसी भी वनस्पति को अंकुरित होने के लिए, पौधा बनने के लिए, कोई भी सजीव जाति को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जलवायु की जरूरत पड़ती है। तो उत्पादन में मदद रूप खनिज, खान, पहाड़, नदी, गर्मी, ताप को क्या कहा जाता है? जमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन कहा जाता है। अब यहाँ पे जमीन के कुछ लक्षण दिए हुए हैं, आप उसे ध्यान से समझ पाएंगे।
सबसे पहला दिया हुआ है भूमि प्राकृतिक उपहार है। यहाँ पर हम जमीन के 5 लक्षण देखेंगे। सबसे पहले दिया है भूमि प्राकृतिक उपहार, मतलब मानव सर्जित नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है भूमि को मानव ने बनाया नहीं है, ना उसका उत्पादन किया है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव सर्जित नहीं है। क्या है वो? प्राकृतिक उपहार है, प्रकृति के द्वारा हमें भेंट मिली हुई है। अगला है भूमि की कुल उर्वरा शक्ति कैसी है? स्थिर, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको कम नहीं किया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जो भी है भूमि की जो पूर्ति है, कुल पूर्ति जो है वो कैसी है? स्थिर है। भूमि भौगोलिक रूप से अगतिशील है। भौगोलिक रूप से जमीनी विस्तार से हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो कितना अच्छा होता। गांव का मकान शहर ले आते, शहर का मकान गांव ले जाते, बहुत बढ़िया होता। एक ही बार जीवन में घर बनाना पड़ता है, गांव में बना लेते, शहर में भी रहते, जब गांव जाते तो लेकर जाते। बार बार घर बनाने की जो शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं, दोनों जगह उनको देखना पड़ता है, तो बड़ी समस्या होती है। ठीक है, अपने जीवन के आय का बहुत सारा हिस्सा घर मकान बनाने में क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। फिर विद्यार्थी मित्रों, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, भूमि जमीन क्या है? अगतिशील है। भूमि की उर्वरा शक्ति कैसी होती है? अलग अलग। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं। अब अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रदेशों में जमीन की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, पड़खाऊ मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, बंजर मिट्टी, ऐसे बहुत सारी कंकड़ वाली मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी के प्रकार हैं। तो सभी जमीन एक जैसी उत्पादन देने वाली होती नहीं है, सब अलग अलग उत्पादन देने वाली हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, उर्वरा शक्ति मतलब उपजाऊपन जो है वो अलग अलग है। भूमि को मिलने वाले मुआवजे को क्या कहते हैं? किराया, भाड़ा। जमीन से जो भी मिलता है उसे क्या कहते हैं? किराया, भाड़ा कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, श्रम। श्रम मतलब अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य वो क्या कहते हैं? श्रम। ठीक है, और श्रम करने वाले को श्रमिक कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति कहीं पर काम करता है तो किसी न किसी व्यक्ति की निगरानी में होता है। वो काम कैसा कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, किस गति से कर रहा है, किस लगन से कर रहा है, तो किसी न किसी का निरीक्षण के अधीन रहकर आर्थिक बदले की भावना से काम के बदले में क्या मिलेगा, शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? श्रम। और श्रमिक, श्रमिक मतलब मजदूर, किसान, कंपनी में काम करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला इत्यादि। जो काम करता है, किसान है तो खेत में काम करता है, तो खेत का काम श्रम। कंपनी में जो वस्तुओं का उत्पादन करेगा, इकाइयों का उत्पादन करेगा, वो श्रम। जैसे कि मैं आपको वीडियो बना के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं श्रमिक, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं ये क्या है? श्रम। ठीक है, ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पादन के केवल 2 ही मूलभूत साधन, प्राकृतिक परिबल अर्थात भूमि और मानव परिबल अर्थात की श्रम। अब हम देखेंगे श्रम के लक्षण। 6 लक्षण दिए हैं। पहला है श्रम और श्रमिक अविभाज्य। जहां श्रमिक है वहीं श्रम है, जहां श्रम है वहीं श्रमिक है, क्योंकि ये बंटे हुए नहीं है। काम जहां होगा मजदूर वहीं होगा। ठीक है, इसलिए बटा हुआ नहीं है। श्रम नाशवान है, श्रम का संग्रह नहीं किया जा सकता। आज जो व्यक्ति काम करने वाला है, नहीं कि आलस कर गया, कल करेगा, तो कल का भी कल और आज का भी कल, तो कल वो दुगना काम कैसे करेगा? आज का श्रम कैसा हो गया? नष्ट हो गया। आज जो शरीर की शक्ति के द्वारा कार्य करने वाला था उतनी शक्ति नष्ट हो गई। कल वो दुगना गति में, डबल गति में कार्य को कर सकता नहीं है। 8 घंटे में 100 इकाई का उत्पादन करता था, तो कल 8 घंटे में 200 इकाई का उत्पादन कैसे करेगा? ठीक है, इसलिए सामाजिक मानसिक कारण श्रम की गतिशीलता को असर करते हैं। सामाजिक मानसिक कारण, लोगों की मानसिकता रूढ़िगत, पुरानी परंपरागत, ठीक है,
घर में परिवार है, कोई बच्चा बाहर काम पे जाने वाला है तो लोगों का मुंह थोड़ा उतर जाता है, बन जाता है, अरे कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, वगैरह वगैरह। एक ही संतान है तो फिर एक ही बालक है तो मतलब पास में रहेगा तो ठीक है, बाहर जाएगा तो खेत बाड़ी जो है, गांव देश, रिश्तेदार, समाज को कौन संभालेगा। ये सारी अड़चने जो है, ये सारी जो समस्याएं हैं, व्यक्ति को बाहर कार्य के लिए जाने देती नहीं थी। अगला है, प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता क्या होती है, अलग अलग। कोई बीमार व्यक्ति है वो उतनी गति से कार्य नहीं कर सकता है स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में, ठीक है। जो अनुभवी व्यक्ति है, कार्य करने का उसके पास तरीका है, अनुभव है, कौशल है, कुशलता है, तो नए व्यक्ति की तुलना में उसकी कार्य क्षमता अलग होगी। इसीलिए प्रत्येक श्रमिक एक जैसा कार्य कर सकते नहीं है। श्रम की पूर्ति का आधार जनसंख्या पर। अब जनसंख्या पर कैसे है कि जहां पर लोग ज्यादा है वहां पर बेरोजगार ज्यादा है, जहां पर लोग कम है वहां पर बेरोजगार कम, मतलब काम मिलने के ऊपर। ज्यादा जनसंख्या है तो बहुत सारे बेरोजगार है तो काम लेकिन कम मिला, तो पूर्ति। काम थोड़ा है, काम 50 लोगों का है लेकिन काम मांगने वाले 400 लोग हैं, तो फिर किसको काम मिले, कितना काम मिले, कितने घंटे काम मिले, ये समस्या हो जाती है। श्रम को चुकाए जाने वाले मुआवजे को क्या कहते हैं, वेतन कहते हैं। जो व्यक्ति काम करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है, उसको क्या मिलता है, वेतन। इसके साथ ही हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, पूंजी। आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साधन क्या है, पूंजी। श्रम और भूमि प्राकृतिक सर्जन है, पूंजी जो है मानव सर्जित है। पैसे से पैसे लोग कमाते, कंपनी कारखाना डाला, बनाया, खरीदा, किससे बनाया, पैसे से। पैसा निवेश किया, इन्वेस्ट किया, तो क्या होगा, मानव सर्जित है, मनुष्य ने उसे कमाया, पैसे से पैसा कमाया। पूंजी अर्थात ऐसी भौतिक वस्तुएं जो उत्पादन में क्या करती हैं, मदद करती है। क्या करती हैं, उत्पादन में मदद करती है। पूंजी को उत्पादन का उत्पादित साधन भी माना जाता है, पूंजी को उत्पादन का उत्पादित साधन भी माना जाता है। अभी मैंने आपको ट्रैक्टर का उदाहरण दिया था, आपने ट्रैक्टर खरीदा अपने कार्य के लिए, अपना कार्य तो करते हो, अपने खेती का कार्य तो करते हो, लेकिन साथ में क्या करते हो, दूसरे के खेत में भी काम करते हो, तो पैसा आ रहा है। बिल्कुल। आप कोई भी 4 व्हील गाड़ी ले आए और खुद घूम रहे हो, अपने उपयोग के लिए तो उपयोग में ले ही रहे हो, लेकिन उसे किराए पर उठा दिया, उससे भाड़ा कमा रहे हो, वो सारी चीजें भी आय प्राप्त हो रहा है, पूंजी बन रही है, तो पूंजी को ही उत्पादन का साधन बनाया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें उदाहरण के तौर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रैक्टर का उदाहरण लिखा भी है। अब हम देखेंगे पूंजी के लक्षण, कितने दिए हैं, 4। उत्पादन का मानव सर्जित साधन है क्योंकि मनुष्य के द्वारा कमाया जाता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन है। गतिशील मतलब कि कंपनी खोल दो, कारखाना इत्यादि, घर मकान जमीन प्रॉपर्टी सोना चांदी में निवेश करो, तो क्या होगा, भाव बढ़ेगा तो पैसे से पैसा बनेगा। पूंजी की कमी है, सबके पास नहीं है, जो जिसके पास है वो धनिक, जिसके पास नहीं है वो गरीब। ऐसे 2 वर्गों में बटा हुआ है। पूंजी को मिलने वाले मुआवजे को क्या कहते हैं, ब्याज। क्योंकि पैसा निवेश किया गया है ना, पैसे को अगर हम बैंक में रखेंगे तो बैंक हमें ब्याज देगी, हमने कहीं निवेश किया तो उसका ब्याज आ रहा है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है नियोजक। उत्पादन के साधनों का संयोजन करने वाला कौन होता है, नियोजक। व्यवस्थापक और नियोजक के बीच में अंतर होता है। व्यवस्थापक कंपनी का ऐसा कर्मचारी है जो वेतन प्राप्त करता है, ठीक है, साधनों की व्यवस्था करता है, जबकि नियोजक जो है वो मालिक है, संचालक है, वो जोखिम उठाता है। क्या करता है, जोखिम उठाता है। कंपनी खोली, चले ना चले, जो व्यवस्था कर रहा है, जो काम कर रहा है, उससे उसको क्या लेना देना, वो तो यही बोल देगा, लेकिन नुकसान किसको उठाना है, नियोजक को, ठीक है। कंपनी में माल तैयार हुआ, बारिश हो जाए, बाढ़ हो जाए, आग लग जाए, सड़ जाए, चोरी हो जाए, वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नुकसान किसका हो रहा है, नियोजक का, इसलिए वो जोखिम उठाता है। और लाभ अनिश्चित है, लाभ क्या है, अनिश्चित, कभी ज्यादा है कभी कम है, इसलिए उसका मुआवजा निश्चित नहीं है। भूमि पूंजी श्रम भूमि पूंजी श्रम के संयोजन द्वारा
उत्पादन प्रक्रिया शुरू करके आय प्राप्त करने का प्रयास कौन करता है? नियोजक। तो नियोजक उत्पादन के तीनों साधनों का एक निश्चित मुआवजा चुकाता है। अब यहाँ पर हम लक्षण देखेंगे, 4 पॉइंट दिए हैं लक्षण में। आर्थिक निर्णय कौन लेगा? नियोजक। जोखिम कौन उठाएगा? नियोजक। नियोजन शक्ति का गुण किसके अंदर है? नियोजक के। नहीं तो सब नहीं नियोजक बन जाते, सब संचालक बन जाते, सब मालिक बन जाते, सबके पास कंपनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, समझे। और नियोजक को मिलने वाले लाभ को, मुआवजे को क्या कहेंगे? लाभ। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ ही ये 5वां दिन यहाँ पे पूरा होता है। अगला वीडियो 6ठा दिन लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम व्यापार चक्र के बारे में समझेंगे और स्वाध्याय का मैं टिक लगवाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो आप देखते रहें, शेयर करें, समझें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा